जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। संगत जी, सत्संग पुरानी संगत का है, कमांडर अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी से कैसे जुड़े और गुरु जी ने कैसे उनको अपने पास बुलाया, गुरु जी ने उनकी पत्नी को अपने पास कैसे बुलाया, ये पूरा विधि विधान गुरुजी ने उनके साथ कैसे उनकी से का एडमिशन किया अपने सत्संग में, अपने मंदिर में। आप पूरा सत्संग अवश्य सुनिए और सुनकर आपके सवालों के जवाब, सभी के संगत के सवालों के जवाब मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। अपनों की जहाँ और लगाओ। एक पिता होने के नाते मेरी जिंदगी में होने वाली उथल पुथल की मेरे गुरुजी के पास आने का पहला कारण बनी। मैं और मेरी पत्नी कमलेश, 3 पुत्रियों, सबसे बड़ी जया, मंजली, सुभा और छोटी इला के गर्वित माता पिता हैं। सुभा की शारीरिक परेशानी के कारण मैं गुरुजी से मिलना चाहता था। सुभा बचपन से ही दमा और त्वचा रोग से पीड़ित थी। उसकी 16 वर्ष की आयु में से 14 वर्ष उसे इन दोनों बीमारियों से जूझते हुए हो चुके थे। हर तरह के इलाज के बाद भी इनका कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा था। हम दोनों अपनी बेटी की तकलीफ से काफ़ी परेशान और निराश थे। जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपनी एक दोस्त और सहकर्मी शशिकला से, जो एक विशिष्ट सरकारी अधिकारी थी, गुरुजी के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे एम्पायर स्टेट सुल्तानपुर में रहने वाले गुरुजी से आशीर्वाद लेने की सलाह दी। आज 2 दशक के बाद भी उनके कहे हुए वाक्य मेरे दिमाग में गहराई से गुदे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि गुरुजी बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हारी बेटी को ठीक कर देंगे। हर एक माता पिता की तरह हम भी अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने उनके इस पूर्ण विश्वास और दृढ़ता से भरे वाक्य पर पूरा विश्वास किया, लेकिन हाँ, अपनी बेटी के खातिर ये उम्मीद जरूर की थी कि जो वो कह रही थी सच हो। सुबह की बीमारियों से ये जंग उसकी शिक्षा पर भी असर डालने लगी थी और हमारी खुशियाँ उसकी चिंता में खोने लगी थी। वो अपनी मध्यावधि परीक्षाएं नहीं दे पाई और उसका 1 वर्ष व्यर्थ होने की कगार पर था। मैंने शशिकला से कहा कि वो मुझे अपने साथ गुरुजी के पास ले चले। उन्होंने कहा जब अगली बार वो आ जाएगी तो मुझे ले जाएगी। उसी रात मुझे एक सपना आया। शशिकला और मैं साथ में कहीं जा रहे थे और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो जो सज्जन दरवाज़ा खोलते हैं वो शशिकला को तो अंदर जाने देते हैं, लेकिन मुझे रोक कर कहते हैं कि आप अकेले आना। अगले दिन सुबह उठा तो मैं यह समझ चुका था कि जहाँ भी मुझे शशिकला के ने जाने को कहा है वहाँ मुझे अकेले ही जाना है, शशिकला के साथ नहीं। मैंने उनको फ़ोन लगाया और कहा कि गुरुजी के पास मैं खुद जाऊंगा और इसके बाद हम दोनों ही इस बात को भूल गए। गाजियाबाद में हमारा एक घर था जिसमें मेरे माता पिता रहते थे। चूँकि मैं दिल्ली में काम करता था तो दिल्ली गाजियाबाद की दूरी के कारण मैंने कालकाजी में एक घर किराए पर ले लिया था। उसी दौरान हमें गुड़गांव में एक निर्माणाधीन आवासीय संस्था जलवायु टावर में एक फ्लैट आवंटित हुआ। इस घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली किस्तें चुकाना मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो चला था, इसलिए मैं इस योजना से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में लगा हुआ था। यह लगभग अक्टूबर 2000 की बात होगी, जब मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से गुड़गांव जाते हुए एम्पायर स्टेट के सामने से गुजरा था। तब मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी के बारे में बताते हुए शशिकला का दृढ़तापूर्वक कहा हुआ वाक्य दोहराया और गुरुजी की स्वस्थ
करने की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। ऐसा कहते वक्त मैंने स्वयं से एक वादा भी किया कि जब हम गुड़गांव में रहने आ जाएंगे तब मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगा। उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं अनजाने में गुरुजी से मिलने के लिए एक शर्त रख चुका था। मेरी आर्थिक दुविधा का एक ही हल था कि हम अपना गाजियाबाद वाला घर बेच दें। घर पर यह संभव नहीं था क्योंकि अब भी मेरे माता पिता वहीं रह रहे थे। इस कशमकश का निवारण अचानक से हुआ जब कुछ ही दिनों में मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन पर सुझाव दिया कि मैं अपना घर अपने ही बड़े भाई को बेच दूंगा। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मेरे माता पिता भी बिना किसी परेशानी के उसी घर में रहते रहेंगे। 26 जनवरी 2001 को मैं गुड़गांव में अपने फ्लैट में रहने आ गया। हम आज भी वहीं रहते हैं। अब जो मैंने मन ही मन गुरुजी से गुड़गांव आने के बाद मिलने का वादा किया था, मुझे वो एकदम से याद आया। 3 ही हफ्तों के बाद 18 फरवरी 2001 को मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो सोसाइटी के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मचारी ने बताया कि आज वहां शिवरात्रि होने के कारण गुरुजी बड़े मंदिर में मिलेंगे। मैं बड़े मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो पवित्र शिव मंदिर जिसमें न जाने कितनी शक्तियाँ भरकर गुरुजी ने बनाया था और जहाँ शब्द वाणी की धुन प्यार और खुशियों का संचार करती है। मेरे चेहरे पर उभरी अज्ञानता को देखकर गेट पर खड़े उन सज्जन ने एक लाल बत्ती वाली कार की तरफ इशारा करके मुझे उसका पीछा करने को कहा और मैंने वैसा ही किया। मैं एक सुनसान अंधेरी सी सड़क पर छतरपुर मंदिर से भी काफ़ी आगे लगभग 10.5 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर मीटर दूर उस कार का पीछा करते हुए बड़े मंदिर पहुंच गया। मंदिर के पास ही गाड़ी खड़ी करके मैं दर्शनों के लिए खड़े भक्तों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया और उस लाइन में चलते हुए मैं दरबार हॉल में पहुंच गया। गुरुजी की एक झलक देखकर मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। गुरुजी किसी भी लिहाज से मेरी कल्पना के गुरुओं जैसे नहीं दिख रहे थे। मैं एक लंबी दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति को देखने की कल्पना कर रहा था। मंदिर भी अपने आप में दिखावटी न होते हुए भी बहुत ही भव्य था। ऐसा जरूर लग रहा था जैसे गुरुजी पूरे संसार के स्वामी हो। मैंने फिर भी सोचा शायद ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी तो नहीं है जिनसे मैं मिलने आया था। इसलिए कतार में अपने आगे खड़े भक्त का कंधा थपथपाकर मैंने उनसे धीरे से पूछा कि क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी ही है। उनके चेहरे के हाव भाव से यह एकदम स्पष्ट था कि उन्हें मेरा यूं व्यवधान डालना अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने धीरे से दबी आवाज़ में मुझसे कहा, अंकल आप सही जगह आ गए हो और अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। उनके कहे ये दो वाक्य मेरे लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शक बन गए। मैं हमेशा संगत से यही बात दोहराता हूँ कि आप सही जगह पर हैं और यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ये समझता हूँ कि मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं पहुँचा था। मैं गुरुजी महाराज के पास पहुँचा क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके पास आऊँ। उन्होंने ही ये योजना बनाई और मेरे मूर्खतापूर्वक शर्त रखने के बावजूद उसको सार्थक भी किया। बड़े मंदिर में मैं बाकी सब भक्तों का अनुसरण करते हुए ठीक वैसा ही करता रहा जैसा वो सब कर रहे थे। एक निर्मल शांति का अनुभव करते हुए मैंने ध्यानपूर्वक शब्द सुने, दिव्य प्रसाद की समान लंगर ग्रहण किया और गुरुजी के शब्दों से बिना प्रश्न किए आज्ञा पालन करना सीखा। लंगर के बाद एक सज्जन मुझे नया जानकर मेरे पास आए और मुझे बिना गुरुजी से आज्ञा लिए घर जाने को मना किया। मैं हैरान था कि अब ये आज्ञा कैसे मिलेगी।
जिसका जवाब मुझे मिला कि वो बस मिल जाएगी। मुझे घर जाने की आज्ञा मिलने पर मैं घर के लिए निकला और सुबह के करीब 2:30 बजे घर पहुंचा। हमारा घर एक नए बसे हुए दूर दराज इलाके में था। यद्यपि मेरे पास सेल फोन या परंतु मेरी पत्नी के पास फ़ोन न होने के कारण मैं उनको बड़े मंदिर जाने और वहाँ इतनी देर हो जाने के बारे में सूचित नहीं कर पाया था। वो मेरे लिए चिंतित थी। वो जब चिंतित होती है तो परेशान हो जाती है और इस परेशानी का परिणाम होता है उनका बहुत क्रोधित हो जाना। इसलिए मैं घर पहुंचकर बिल्कुल चुप रहा। यह एक व्यवहारिक अच्छाई है। आध्यात्मिक उकसाने वाली परिस्थितियों में भी चुप रहने की मेरी इस आदत ने मुझे ज़िंदगी में बहुत मदद की है। यह आदत मुझे कभी भी अपनी कमजोरी नहीं लगी, बल्कि इस आत्मसंयम ने मुझे सदैव सशक्त ही किया है। मैं चुप रहा और घर में आने वाला तूफान शांतिपूर्वक गुजर गया। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरी पत्नी को मेरा गुरुजी के आसपास जाना अच्छा नहीं लगेगा। उस समय उसका मानना था कि पारिवारिक व्यक्ति को पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को महत्व देना चाहिए, ना कि गुरुओं के पास जाकर समय बर्बाद करना चाहिए। उसकी ऐसी सोच के लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। ये स्वाभाविक ही था। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी पत्नी को अधिक नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो इसे स्वीकार करेगी या नहीं। मैं यह भी नहीं चाहता था कि वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध करे या कुछ उल्टा पुल्टा कहे। इसलिए बस चुपचाप मैं हर शनिवार को एम्पायर स्टेट जाने लगा। मुझे लगता था कि गुरुजी स्वयं ही तय करेंगे कि उसको कब और कैसे अपने पास बुलाना है। मैं चुप रहा और उसने भी मेरे गुरुजी के पास जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। गुरुजी की मौजूदगी गुरुजी के दरबार को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना देती थी। भक्त अपनी गाड़ियाँ एम्पायर स्टेट के बाहर ही गेट पर खड़ी करते और जैसे जैसे वह गुरुजी के दरबार की तरफ चलते एक तीव्र सुगंध को भी महसूस करते थे। सुगंध गुलाबों जैसी पर गुलाब नहीं, इत्र जैसी पर इत्र नहीं, इत्र भी नहीं। यह खुशबू और भी तीव्र हो जाती जब हम गंगा की तरह बहती हुई गुरुजी की कृपा नदी के पास पहुंचते। ये सब भगवान शंकर की घोषणा की तरह लगता, मानो वो कह रहे हो कि गुरुजी के रूप में वह स्वयं विराजमान है। शुरुआत में मैं काफ़ी उलझन में था। सोचता था कि शायद गुरुजी बहुत बढ़िया इत्र लगाते हैं जो आसपास के क्षेत्र में भी छिड़की जाती है, पर बाद में हुए अनुभवों ने मेरी सोच को सुधार दिया। बिरला एक आवासीय फ्लैट था जिसमें एक विशाल खूबसूरत और अच्छी तरह से रोशनी एक बड़ा सा कमरा था जहां गुरुजी बैठते थे। यह नियम था कि गुरुजी को मिलने से पहले हम हाथ धोते थे। मैंने थोड़े दिनों के बाद ही जल्दी आना शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त गुरुजी महाराज रसोई की बाहर रखी एक कैबिनेट छोटी अलमारी पर बैठे होते थे। अपने सैर पर पहन कर जाने वाले आरामदायक कपड़ों में, जो अधिकतर एक आधी बाजू की टी शर्ट, पतलून और सैर वाले जूते होते थे। मुझे लगता था इन अनौपचारिक मुलाकात के तरीके में अपनी खुशकिस्मती से शायद मैं उनके अधिक करीब बैठ सकता था और उनकी वाणी सुन सकता था, पर उनसे बात करने का तो सवाल ही नहीं था। कुछ समय के बाद गुरुजी उठते, अपने कमरे में जाते और चोला पहनकर आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते। उनके भक्त संगत उनके लिए फूलों के गुलदस्ते लाते और गुरुजी कुछ से बात करते और बाकी माथा टेक कर वहीं हाल में बैठ जाते। गुरुजी के पास बैठने की एक होड़ लगती थी, लेकिन मैं उनके चरण कमलों में माथा टेक कर सबसे पीछे जाकर ही बैठता था। हर किसी को गुरुजी से वो मिल जाता था जिसकी उसे ज़रूरत थी। काफ़ी लंबे समय तक मेरी मौजूदगी पर गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बेहतरीन तरीके से मानो नज़र
अंदाज किया हो, ऐसा मैं उस वक्त सोचता ज़रूर था, पर मैंने गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि मेरे लिए यही जगह है और यही मेरे गुरु हैं। मैं यह पवित्र स्थान छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ, चाहे मैं वहाँ होने के काबिल हूँ या नहीं। इसलिए मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि मुझसे कभी भी कुछ ऐसा न हो जाए जिससे किसी को कोई बाधा पहुँचे या शिकायत हो और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए गुरुजी को नाराज़ न करने की कोशिश में मैं उनके आसन से बहुत दूर एक कोने में छिप कर बैठा था, ताकि गुरुजी का ध्यान मेरी तरफ न जाए। गुरुजी के पास मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ और बीमारी की वजह से गया था, पर यह बात मेरे इस स्मृति पटल में कहीं बहुत नीचे और पीछे चली गई थी। गुरुजी का दरबार वो दिव्य स्थान था जिसका माहौल इतना संतोषजनक और ज़बरदस्त असर वाला था कि जिंदगी की रोज़मर्रा की कशमकश और उलझनों के मायने ही खो जाते थे। हॉल के अंदर आकर गुरुजी को माथा टेक कर जब हम बैठते तो हमें चाय प्रसाद मिलता। गुरुजी के सेवक वो प्रसाद हमें दे देते। वक्त के साथ साथ मैं कुछ सेवादारों के नाम से भी वाकिफ़ हुआ, जैसे सिंगला अंकल, जोशी अंकल और कुछ अन्य। करीब रात के 9 बजे गुरुजी अपने हाल से हलवा प्रसाद देते। यह एक पूर्णतः अनुशासित प्रक्रिया थी। हम चुपचाप पंक्ति में खड़े होते, अपनी बारी आने का इंतज़ार करते और गुरुजी हमारे हाथों में हलवा प्रसाद रख देते। गुरुजी अपने आशीर्वाद रूपी हलवा प्रसाद को देने के लिए केवल अपना एक हाथ इस्तेमाल करते और हमारे दोनों जुड़े हुए हाथ भी ऐसे भर जाते कि प्रसाद के नीचे गिरने का डर लगता। ये चमत्कार हम रोज़ देखते। हम बाहर जाकर प्रसाद का एक एक दाना खाते और हाथ धोकर वापस हॉल में बैठ जाते। थोड़ी देर बाद संगत लंगर के लिए एक साथ बैठ जाती थी। गुरुजी के सामने बैठकर उस दिव्य लंगर को खाना एक अनुष्ठा अनुभव था। पहली बात लंगर अकेले नहीं खाते थे, हम संगत के 3 अन्य भक्तों के साथ एक ही थाली से लंगर खाते थे। उन अन्य 3 भक्तों को हम नहीं जानते थे, इसलिए कभी कभी एक हिचकिचाहट भी होती थी। उनके साथ लंगर खाने में अधिकतर हम सब अलग अलग ही हैं, फिर भी एक ही थाली में लंगर करना होता था, बिना किसी सामाजिक पहचान, उम्र, कपड़ों की वेशभूषा, रूप रंग, स्थान या जाति के भेदभाव के। शुरू में मुझे किसी के भी साथ लंगर खाने में झिझक होती थी, शायद मेरा अहंकार आड़े आता था। एक शाम सत्संग शुरू होते समय मैंने गुरुजी को प्रणाम करते हुए अपने पीछे खड़े हुए भक्त को देखा तो नियम के अनुसार मेरे साथ बैठने वाले थे, जिसका ये भी मतलब था कि मुझे उनके ही साथ बैठना और लंगर करना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि उस समय उनका हुलिया मुझे पसंद नहीं आया और मैं उनके साथ बैठकर लंगर करने को टालना चाहता था। मैंने मन ही मन क्षमा मांगते हुए ये बात गुरुजी से कह भी दी। बड़ी होशियारी से मैंने उनके साथ बैठने को टाल भी दिया। अचानक एक सेवक मेरे पास आए, मुझसे उठने को कहा और ठीक उसी व्यक्ति के बगल में बैठा दिया जिससे मैं इतनी देर से दूर बैठना चाह रहा था। उसी ही क्षण मुझे यह आभास हो गया था कि गुरुजी मेरे दिमाग में चलने वाली हर बात को जानते थे। शुरू में ये बात काफ़ी डराने वाली भी लगी। दिमाग तो बस से बाहर होकर पता नहीं कहाँ दौड़ता था। जल्द ही मैंने इस वास्तविकता को बिना किसी भी बहसबाजी के स्वीकार कर लिया कि मुझे किसी के भी साथ बैठना और लंगर
खाना पड़ेगा। जैसे जैसे मुझे अनजान लोगों के साथ बैठकर लंगर खाना अच्छा लगने लगा, वैसे ही अहंकार नाम की पहली बाधा भी दूर हो गई। गुरुजी ने मुझे लोगों को उनकी सामाजिक पहचान और वेशभूषा के आधार पर ना आंकना और फर्क ना करना भी सिखा दिया था। मेरे पास बैठे हुए भक्त की जीवात्मा उसकी वेशभूषा से अलग आध्यात्म के मार्ग में मुझसे कहीं ज़्यादा जागरूक हो सकती है। वक्त के साथ मुझे लंगर बांटकर खाना आ गया। आजकल इतने वर्षों के बाद भी जब कोई मुझे अकेले लंगर खाने को कहता है तो ये बात काफ़ी अटपटी लगती है। अब मैं खुद से संगत को अपने साथ मिलकर लंगर खाने को कहता हूँ। मुझे यह समझाने में कुछ वक्त ज़रूर लगा कि हम सब इंसान एक ही हैं, जो कुदरत की परोसी हुई एक ही थाली से निवाला पाते हैं। गुरुजी के पास जाने की खुशी तो थी ही, पर भीतर एक आशंका भी थी कि क्या गुरुजी ने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकारा है। यद्यपि मैं गुरुजी के पास 8 महीनों से जा रहा था, परंतु गुरुजी ने न तो कभी मुझसे बात की, ना ही मेरा मौजूदगी पर ध्यान दिया। मैं हैरान होकर सोचता था कि क्या मैं इस जगह के योग्य भी हूँ, और क्या गुरुजी कभी मुझसे बात भी करेंगे। एक दिन हमेशा की तरह मैंने गुरुजी के सामने घुटनों के बल बैठकर नज़रें झुकाकर हलवा प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे किया। मैंने एहसास किया कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी मेरे हाथ में प्रसाद नहीं आया था। मैं मन ही मन बहुत घबराया और डर से सोचने लगा कि शायद अब मुझे हलवा प्रसाद भी नहीं मिलेगा, और ये नकारात्मक सोच भी आई कि गुरुजी के दरबार में शायद यह मेरा आखिरी दिन है और अब मैं बाहर निकाल दिया जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए डरते डरते मैंने ऊपर देखा और पाया कि अपने हाथ में हलवा प्रसाद लेकर महाराज मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से पंजाबी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जय गुरु जी। इस एक पल का मैंने बड़ी बेसब्री से एक लंबा इंतज़ार किया था, लेकिन जब ये पल आया तो मैं सुन्न पड़ गया था। चारों खाने चित हुए खिलाड़ी जैसा महसूस कर रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने घबराई हुई दबी सी आवाज़ में अपना नाम बताया, राजकुमार। फिर उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने गुरुजी को बताया कि मैं नौसेना का सेवानिवृत्त कमांडर हूँ। गुरुजी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मेरे फैले हुए हाथों में हलवा प्रसाद दिया और कहा, आ जाया कर। वो एक अनमोल और जिंदगी भर संजोकर रखने वाला पल था। गुरुजी ने मुझसे बात की और अपने पास आते रहने की अनुमति भी दी। हम हलवा प्रसाद हमेशा मंदिर के बाहर जाकर ही खाते थे, इसलिए जैसे ही मैं उठकर बाहर की ओर चलने लगा, किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, बधाई हो अंकल, गुरुजी ने आपको दाखिला दे दिया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं ऐसे बाहर निकला जैसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान पास कर लिया हो। मेरे मन में भावनाओं का सैलाब था और विचारों का तूफान भी। आज से मैं यहाँ का हूँ। यह मेरे गुरुजी हैं। मेरी कमियों के बावजूद उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझे कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। मैं उनका भक्त हूँ और इसके अलावा मैं क्या हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में क्या है इससे कोई अंतर नहीं आता। मैं क्या करता हूँ, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा हूँ और आज से बस यही मेरी पहचान है और वास्तव में तब से सिर्फ यही मेरी पहचान है। बाकी सब कुछ जो जिंदगी ने दिया इस पहचान के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखते। मैं सिर्फ गुरुजी की संगत हूँ और यही बने रहना चाहता हूँ। गुरुजी
गुरुजी महाराज जी की उपस्थिति में होना ही इतना अद्भुत एहसास है। उस क्षण को याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह गुरुजी की संगत के रूप में मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पल था। घर लौटकर मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी द्वारा मुझे अपनी संगत का हिस्सा स्वीकारे जाने की बात बताई। मैंने एक खूबसूरत नाटकीय तरीके से कहा कि तुम जानती हो क्योंकि गुरुजी ने स्वयं ऐसा कहा है। वो अपने भीतर उठते विचारों को भीतर ही रखकर केवल मुझे देर तक देखती रही, कुछ बोली नहीं। मुझे एम्पायर स्टेट जाते हुए 1 साल बीतने को था। तभी गुरुजी पंजाब चले गए, क्योंकि उस वक्त संगत आपस में बहुत कम बात करती थी, इसलिए मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। मैं हर शनिवार को जाता, बंद गेट के सामने माथा टेकता और घर लौट आता। मार्च 2022 की एक रात जो गुरुजी मेरे सपने में आए और बोले कि मुझे अभी मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझसे यह भी कहा कि वो 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट लौटेंगे और मैं उस दिन ही आऊँ, उससे पहले नहीं। अगले दिन सुबह मैंने ये बात अपनी पत्नी को यह सोचकर बताई कि वो मुझसे प्रभावित हो जाएगी, पर उसने मुझे कुछ ऐसे देखा जैसे वो मेरी अकल पर तरस खा रही हो। हाँ, हमेशा की तरह उसने कुछ कहा नहीं। मैं अब एम्पायर स्टेट गुरुजी की दी हुई तारीख पर ही गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि गुरुजी के पंजाब से लौटने के बाद वो संगत का पहला दिन था। गुरुजी 1 दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। मैं बहुत खुश था और उत्साहित भी, क्योंकि मेरा सपना सच हो गया था। गुरुजी के स्वप्न अवास्तविक नहीं होते, वो तो बहुत ही सार्थक होते हैं। इस स्वप्न ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि गुरुजी मुझ पर नज़र बनाए हुए हैं और अब मुझसे बात भी करने लगे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, यहाँ 2022 है, यहाँ 2002 है और इस में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। सत्संग में बराबर बने रहिए और सत्संग को पूरा सुने। कितना आनंददायक है सत्संग। तो आगे क्या होता है। घर लौटकर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि जैसे गुरुजी ने कहा था ठीक वैसे ही गुरुजी एम्पायर स्टेट में मौजूद थे। उससे हैरानी जरूर हुई, पर चेहरे के हाव भाव सामान्य थे और वो चुप रही। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा विनम्र हुई थी और शायद अब वो मेरे गुरुजी के पास जाने की बात को लेकर उतना परेशान या गुस्सा भी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ चलने की इच्छा नहीं दिखाई। जबकि मैंने संगत से सुना था कि गुरुजी अक्सर पति पत्नी को साथ आने को कहते थे। मैं बहुत दिल से चाहता था कि वो भी मेरे साथ गुरुजी के पास चले और यह उम्मीद भी करता था कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ऐसा कह देंगे। यह चमत्कार भी जल्द ही हुआ। एक सुबह लगभग 5 बजे मैंने उसको अपने पलंग के किनारे पर परेशान सा बैठे देखा। उसने मुझे बताया कि उसने घर के अंदर किसी चोर को देखा है। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ऐसी बात करते हुए हम दोनों पूरे घर में चोर ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। सारे दरवाजे बंद थे, जिन पर अंदर की तरफ से ताले लगे थे। यह बात तो साफ थी कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया था। थोड़ा शांत होकर हम बातें करने लगे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि चोर कैसा दिखता था। उसने कहा कि वो एक गंजा आदमी था। उसने एक राजसी चोला सा पहना था और वो बड़ा ही खूबसूरत था। वो फ्रिज के पास अपने हाथों को छाती के सामने बांधकर खड़ा था और पूरे घर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सारी
बत्तियां बंद थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं रोशनी भी दे रहा था। उसकी ये बातें सुनकर मैं अचंभित हो गया। खुद से ही पूछ रहा था कि क्या गुरुजी महाराज हमारे घर पधारे थे। मैंने अपने मन की यह बात अपनी पत्नी को हाथ जोड़कर बताई। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध न करने लगे, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि जिस खूबसूरत व्यक्ति को उसने देखा था वो मेरे गुरुजी थे। वो मेरी हर बात सुनकर चुप रही। उसकी चुप्पी ने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैंने उससे कहा कि गुरुजी उसे आशीर्वाद देने आए थे और शायद गुरुजी अब चाहते थे कि वो भी गुरुजी से मिलने आए। मैंने उससे विनती की वो केवल एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ उनके दर्शन करने के लिए चले और उसके बाद खुद तय कर ले कि उसे दोबारा आना है या नहीं। बड़ी हैरानी की बात थी, वो मान गई। मैं बहुत खुश हुआ कि आखिरकार अब मैं उसे अपने साथ गुरुजी से मिलने ले जा सकूंगा। अब तक मुझे लगता था जैसे मैं आधा अधूरा ही गुरुजी से मिलने जाता हूँ। अगले शनिवार को जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में दाखिल हुए, मेरी पत्नी ने महाराज को देखा और धीरे से मुझसे कहा कि यह वही है जो उस दिन हमारे घर में घुस आए थे। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका और उसके बाद मैंने उसे कमरे में पीछे चलकर बैठने के लिए इशारा दिया। इसके विपरीत उसने आगे ही बैठने का निर्णय लिया और धीरे से मुझे भी वैसा ही करने को कहा। मैंने उसे समझाने की थोड़ी सी कोशिश की कि हमें जितना हो सके उतना पीछे बैठना चाहिए, पर वो नहीं मानी। हम गुरुजी के इतने पास थे कि वो हमारी बात सुन सकते थे, इसलिए मैंने बिना कुछ भी और बोले उसे वैसा करने दिया जैसा वो चाहती थी। वो गुरुजी के ठीक सामने बैठ गई और मैं कमरे के आखिर में रखे म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर बैठ गया जिस पर दिव्य शब्द चल रहे थे। उस जगह पर गुरुजी के बंद कमरे से गुरुजी की गुलाब जैसी खुशबू भी आती थी और मेरा वहाँ बैठने का एक यह कारण भी था। एक प्यारी सी खुशबू गुरुजी के पास से हमेशा आती थी। भक्त जब भी गुरुजी को याद करते उन्हें यह खुशबू महसूस होती। जब और जहाँ गुरुजी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते तब भक्तों को यह खुशबू आती थी। मेरी पत्नी गुरुजी को भली भांति देखने और भांपने के लिए आगे बैठी थी। हर बार जब भी वो उनको देखती गुरुजी अपनी बातचीत को रोकने मुड़कर उसे देखते और वो फौरन सर झुका लेती। ऐसा कई बार हुआ। इधर घर पर अब मेरी पत्नी 4-5 दिन तक सो ही नहीं पाई। उसके जहन में हर वक्त गुरुजी की आंखें ही दिखती रही। गुरुजी की नज़र में बहुत शक्ति है, हमारे दिमाग की समझने और सोचने की क्षमता से कहीं ज़्यादा। अगले शनिवार उसने खुद मेरे साथ चलने की इच्छा व्यक्त की और इस बार हमारे प्रणाम करने और माथा टेकने के बाद उसने धीरे से मुझसे कहा कि वो भी मेरे साथ कमरे में पीछे की तरफ ही बैठेगी। गुरुजी की नज़र की दिव्य ताकत को सहन करना आसान नहीं होता। मैंने कहा कि हम दोनों को कमरे के पिछले हिस्से में बैठने के लिए ही बने थे, क्योंकि जो लोग गुरुजी के सामने बैठते थे वो तो शायद किसी और ही दुनिया से आए थे। कुछ समय बीतने पर मेरी पत्नी ने अपने लंबे बाल कटवाकर काफ़ी छोटे करा लिए। हमारे अगली बार मंदिर जाने पर कई अन्य महिला भक्तों ने उससे कहा कि बाल कट जाने के कारण वो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। अब मेरी पत्नी ने भी सोचा कि अगर वो इतना अलग दिख रही थी तो शायद गुरुजी भी उसको पहचान नहीं सकेंगे।
बड़ी हिम्मत करके वो फिर से एक बार आगे बैठ गई। मैं हमेशा की तरह पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो गुरुजी के आसन से करीब 3 फीट ही दूरी पर बैठी थी। वो जैसे ही बैठी, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और मेरी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कुछ कहा। सिंगला अंकल मेरी पत्नी के पास आए और बधाई देते हुए उसको बोले कि गुरुजी ने उसको धीरे से सीधे ही अपने कॉलेज में दाखिला दे दिया है। दरअसल गुरुजी ने सिंगला अंकल को मेरी पत्नी से यह कहने के लिए कहा था कि वो गुरुजी जानते हैं कि ये छोटे बालों वाली आंटी असल में कमांडर आंटी ही है। गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। इस एक छोटे पर प्यार भरे तरीके से गुरुजी ने उसको तुरंत ही संगत में दाखिला दे दिया। उस दिन के बाद कभी भी मेरी पत्नी ने आगे बैठने की इच्छा नहीं की, लेकिन जब जब महाराज ने चाहा हम दोनों उन अवसरों पर महाराज के चरण कमलों के करीब बैठे। मैंने एक बात और सीखी और वो यह थी कि गुरुजी का लंगर हमेशा पर्याप्त होता है। अक्सर जब एक ही थाली से 4 लोग खाते थे तो हर एक के हिस्से में 2 रोटी ही आती थी। मुझे लगा कि 2 रोटी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो एक शाम मैंने दर्शनों के लिए जाने से पहले कुछ खाकर जाने का सोचा। उस दिन गुरुजी ने इतनी मात्रा में लंगर दिया कि विश्वास ही नहीं हो सकता था कि यह हुआ क्या। हमेशा की तरह पूरी भरी थाली, उस समय पहाड़ जैसे रखे समोसे और साथ में चाय, अलग अलग तरह के मिठे। ऊपर से जो थाली 4 लोगों बांटकर खाते वो केवल मुझे और मेरी पत्नी को 2 जने को ही मिली। उस थाली में जितना हम घर पर 4 वक्त के खाने में खाना खाते उतना खाना था जो हम लोगों दोनों को ख़त्म करना था। मेरी पत्नी ने उतना सा ही खाया जितना वो हमेशा खाती थी। बाकी का सारा लंगर मुझे अकेले को खाना था। जो मैंने खाया भी, मेरे इतना सारा लंगर खाने से मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हैरान थे कि इतना मैं कैसे खा पाया। लेकिन उस दिन एक बात समझ आ गई कि जो भी गुरुजी देते हैं वो हमेशा ही हमारे लिए काफ़ी से कुछ ज़्यादा ही होता है। धीरे धीरे हमने सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया। उन्होंने भी हमारी सारी जिम्मेदारियों को स्वयं उठा लिया। जैसे जैसे हम समर्पण करते गए वैसे वैसे गुरुजी हमारी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते गए। न सिर्फ हमारे भाग्य को अपितु रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों को भी गुरुजी ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब हमारी ज़िंदगी में बिना गुरुजी की आज्ञा के, बिना उनकी मंजूरी के, बिना उसके चाहे, बिना उनके किए कुछ भी नहीं होता। जिस क्षण से हम उनकी संगत बने, जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने मन में गुरुजी से एक और चीज़ पाने की बड़ी इच्छा थी और वो था गुरुजी का स्वरूप। संगत के कुछ लोगों की तरह मैं भी महाराज जी की छोटी सी फोटो अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता था। उन दिनों महाराज जी तस्वीर इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। हम तस्वीर को खुद छपवाकर संगत में नहीं बांट सकते थे जैसा आजकल होने लगा है। इसके लिए सख्त मनाही थी। ये तस्वीर संगत को गुरुजी या तो खुद देते थे या उनके आदेश पर उनके सेवक। संगत इन तस्वीरों को बड़े गर्व से संजो कर अपनी कमीज की ऊपर वाली जेब पर लगाती थी। संगत के लिए गुरुजी का स्वरूप स्वयं गुरुजी ही थे, इसलिए जब भी स्वरूप मिलता ऐसा लगता कि हम सच में गुरुजी को अपने साथ घर लेकर आए हैं। मैंने इस बारे में कर्नल
चटर्जी से बात की। लंगर के वक्त मुझे और मेरी पत्नी को उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। चटर्जी अंकल जब से गुरुजी की शरण में आए तब से वह एक उच्च श्रेणी के भक्त रहे और साथ साथ वो सेना में मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपनी जेब पर लगा कर रखते थे। जब मैंने उनसे स्वरूप वाली अपने मन की बात कही तो उन्होंने मुझे गुरुजी से स्वरूप मांगने की सलाह दी। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के सामने कुछ भी बोल सकने की कोई मेरी हिम्मत नहीं थी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आंख बंद करके प्रार्थना करूं। महाराज, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। मुझे उनकी सलाह पर विश्वास नहीं आया, पर सोचा करके देखते हैं। मैंने चुपचाप से आंखें बंद की और गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि क्या मुझे भी स्वरूप मिल सकता है। मैं भी अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता हूँ। लंगर के बाद हाथ धोकर हम घर जाने के लिए गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। गुरुजी ने कुछ इशारा किया और एक सेवादार उनके पास एक डिब्बा ले आए। जब मेरी बारी आई तब गुरुजी ने वो डिब्बा खोला, 4 स्वरूप गिने और मुझे दे दिए। उसके बाद डिब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया। मेरे पूरे परिवार के लिए स्वरूप मिला। इतनी जल्दी सुन ली गुरुजी ने मेरी प्रार्थना। एक लंबे समय तक मैं बड़े गर्व से वो स्वरूप अपनी जेब पर लगाता रहा। आज भी गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में वह स्वरूप मेरे साथ ही रहते हैं। और हाँ, उन बेशकीमती फलों की एक यादगार भी है ये स्वरूप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है और पुरानी संगत के सत्संग है। गुरुजी के साथ में रहते हुए सिंगला आंटी का सत्संग है और आप इस सत्संग को आप बार बार सुनिए और आगे संगत तक भी भेजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।